डेविड 10,000 मीटर की ऊंचाई पर सो गया था, पर जब उसकी नींद खुली तो उसे कुछ गड़बड़ लगी। प्लेन न केवल प्रशांत महासागर के ऊपर था, बल्कि उसका ईंधन भी लगभग खत्म होने वाला था। जब उसने अपनी लोकेशन चेक की तो उसे एहसास हुआ कि वे रास्ते से बहुत ज्यादा भटक चुके हैं। डेविड की हिम्मत नहीं हुई कि ये खबर अपने साथियों को दे, इसलिए उसने बेस से संपर्क किया। उसने मदद मांगी, पर वहां से जापानी फौजियों की आवाजें सुनाई दी, जिससे वे बुरी तरह डर गए। उन्होंने तुरंत रेडियो बंद किया और मोर्स कोड से बात करने लगे। अब उन्हें तेल खत्म होने से पहले प्लेन का वजन कम करना था ताकि ईंधन बच सके, इसलिए गनर ने सारे बम समुद्र में गिरा दिए। फिर डेविड ने सही दिशा खोजी और प्लेन को मोड़ लिया। 10 मिनट बाद उन्होंने फिर से रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश की, पर कोई जवाब नहीं मिला। जब ईंधन बिल्कुल खत्म होने की कगार पर था तो डेविड ने सबको लाइफ बैग तैयार रखने को कहा और फिर उन्होंने इमरजेंसी में प्लेन को समुद्र में उतार दिया। प्लेन सही सलामत पानी पर तो उतर गया, लेकिन टक्कर इतनी जोरदार थी कि अंदर काफी नुकसान हुआ। अंदर तेजी से पानी भरने लगा था। डेविड ने बिना वक्त गवाए दरवाजा खोला और बाहर निकल गया कि सीट बेल्ट बुरी तरह फंस गई थी। उसने बहुत जोर लगाया, पर वो टस से मस नहीं हुई। देखते ही देखते प्लेन विल के साथ ही पानी में डूबने लगा। जब डेविड को होश आया तो उसने देखा कि प्लेन गायब हो चुका है। गनीमत रही कि विल ने डूबने से ठीक पहले अपनी बेल्ट खोली थी। ये सच में बाल बाल बचने जैसा था, पर वे अपना सामान नहीं बचा पाए और प्लेन फटाफट नीचे चला गया। जब वे सतह पर आए तो देखा कि लाइफ राफ्ट डेविड की गलती से उल्टा खुल गया है। तीनों ने अपनी पूरी जान लगाकर उसे सीधा किया। राफ्ट में जगह इतनी कम थी कि उन्हें एक दूसरे से चिपक कर लेटना पड़ा। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अब उन्हें मौत जैसा तजुर्बा होने वाला है। रात में समुद्र बेहद ठंडा हो गया और ऊपर से गीले कपड़ों ने उन्हें ठंड से कपा दिया। वे बस एक दूसरे को पकड़कर गर्मी पाने की कोशिश कर रहे थे। मौत के मुंह से निकलने के बाद भी विल और माइक अगली सुबह तक घोड़े बेचकर सोए। मानना पड़ेगा कि युवाओं की नींद कमाल की होती है। वे तो उठकर खेल भी खेलने लगे। उन्हें लगा कि कोई बचाने जरूर आएगा, पर डेविड पूरी रात जागता रहा। उसे डर था कि कहीं कोई मदद का मौका छूट न जाए। फिर डेविड ने कहा कि सबको अलग अलग दिशाओं में नजर रखनी चाहिए ताकि कोई प्लेन न छूट जाए। पर दोपहर का 1 बज गया और उन्हें दूर दूर तक कुछ नहीं दिखा। तभी अचानक माइक को आसमान में एक छोटा सा काला धब्बा दिखा। जब वो पास आया तो पता चला कि वो उन्हीं का प्लेन है। उन्हें लगा कि अब जान बच जाएगी, लेकिन अनुभवी डेविड को बहुत चिंता होने लगी। प्लेन की रफ्तार बहुत कम थी, जिसका मतलब था कि उसका ईंधन खत्म होने वाला है और वह लौट जाएगा। वो उनसे आधा किलोमीटर दूर था, पर उनके पास और कोई चारा नहीं था। चुपचाप बैठने से अच्छा था कि कुछ किया जाए। वे पागलों की तरह कपड़े लहराने और चिल्लाने लगे ताकि किसी का ध्यान जाए, पर वही हुआ जिसका डेविड को डर था। प्लेन ने उन्हें नहीं देखा और वो वापस मुड़ गया। प्लेन को आंखों से ओझल होते देख वे टूट गए। अब उन्हें समझ आया कि बिना खाने पानी के इस विशाल समंदर में बचना एक बहुत बड़ी चुनौती है। डेविड ने हिम्मत जुटाई और सामान की गिनती शुरू की। उनके पास एक पिस्तौल, 2 मैगजीन और एक छोटा चाकू था, साथ ही एक नायलॉन की रस्सी। बाकी जो भी था वो किसी काम का नहीं था और वो राफ्ट भी बहुत पुरानी थी। इसी तरह उन्होंने खाली पेट रात गुजारी। इस अनंत महासागर में उनकी छोटी सी राफ्ट एक तिनके की तरह तैर रही थी। डेविड को इतनी प्यास लगी कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो उसने अपने जूते में ही खुद का बनाया हुआ पानी जमा किया। वो पीना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके एक बार में पी लिया। उसे वो बुरा नहीं लगा, पर बगल में बैठा माइक ये सब देखकर घिन महसूस कर रहा था। अगली सुबह भी कोई मदद नहीं आई और उन्हें नहीं पता था कि वे कहाँ हैं। डेविड ने अंदाजा लगाया कि सामोआ वहां से 1000 मील दूर है और दक्षिण अमेरिका 6000 मील, हवाई भी 1900 मील दूर था। सबसे पास जो फिनिक्स द्वीप था उस पर जापानी कब्जा था, पर 600 मील की दूरी पर एक छोटा सा टापू था। लहरों के भरोसे वहां पहुंचना बहुत मुश्किल लग रहा था, क्योंकि हवा का रुख कभी भी बदल सकता था। हालत वाकई बहुत नाजुक थी। जिंदा रहने के लिए अब सबसे पहले खाने का इंतजाम करना था। समुद्र में मछलियां तो थी, बस एक कांटा चाहिए था। विल ने दिमाग लगाया और मैगजीन की स्प्रिंग से एक जुगाड़ वाला कांटा तैयार किया। उसने लाल कपड़े को चारे की तरह बांधा। माइक को विश्वास नहीं हो रहा था, फिर भी उसने कांटा समुद्र में डाला। थोड़ी ही देर में हलचल हुई, लेकिन जैसे ही उसने पूरी ताकत से खींचा, कांटा ही गायब हो गया। शायद पानी की मछलियां उनसे भी ज्यादा भूखी थी। दोपहर की धूप इतनी तेज थी कि उनकी आंखें जलने लगी। प्यास से बचने के लिए उन्होंने अपने सिर को कपड़ों से ढक लिया। 2 दिन और 2 रातें बीत चुकी थी और उनके पेट में एक दाना भी नहीं गया था। शाम का ढलता सूरज दिखने में तो अच्छा था, पर उससे पेट नहीं भरता था। 5वें दिन तक उनकी हालत ऐसी हो गई कि बस एक आखिरी उम्मीद बची थी। विल बर्दाश्त नहीं कर पाया और समुद्र का पानी पीने लगा, पर डेविड ने उसे तुरंत रोक दिया, क्योंकि खारा पानी उसे और जल्दी मार देता। जब उन्हें लगा कि अब बचना मुमकिन नहीं है, तभी डेविड जोर से चिल्लाया। विल और माइक को लगा कि उसे शायद दिल का दौरा पड़ा है, पर उसने अपनी जेब से एक पेंसिल निकाली। उस पेंसिल की मदद से वो अब नक्शा तैयार कर सकता था। डेविड ने लाइफ राफ्ट पर ही लकीरें खींची और छोटे गोल घेरों से टापू बनाए। हवा के रुख और अपने नेविगेशन के हिसाब से उसने अपनी लोकेशन का पता लगा लिया। अगर वे दक्षिण पश्चिम की दिशा में जाते तो वे किसी सुरक्षित जमीन पर पहुंच सकते थे। इतने दिनों बाद उनके चेहरों पर खुशी दिखी। अब उन्हें जीने की उम्मीद मिली थी। डेविड ने राफ्ट की रस्सी खोली और लाइफ जैकेट से एक पाल बना लिया। भले ही हवा उनके हाथ में नहीं थी, पर कम से कम वे गलत दिशा में जाने से बच सकते थे। अगर सब ठीक रहा तो अगले 10 दिनों में वे किनारे पर पहुंच जाएंगे। ये सुनकर वे बच्चों की तरह खुश हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। डेविड ने सबकी बारी तय कर दी ताकि 24 घंटे राफ्ट पर नजर रहे और वे भटके नहीं। तभी एक और अच्छी बात हुई। शाम के वक्त अचानक जोर की बारिश होने लगी। 5 दिनों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उन्हें पीने के लिए मीठा पानी मिल गया। पेट भरकर पानी पीने के बाद उन्होंने पास मौजूद सभी बर्तनों में पानी भरकर रख लिया। बारिश के पानी से उनमें थोड़ी जान तो आई, लेकिन लंबे समय से कुछ न खाने की वजह से शायद वे कुछ ही दिन और जी पाते। तभी माइक ने अपना चाकू निकाला और पानी में दे मारा ताकि कुछ खाने को मिल सके। उसे अंदाजा नहीं था कि उसका ये वार सीधे निशाने पर लगेगा। अचानक उसे पानी के अंदर से एक जोरदार खिंचाव महसूस हुआ।
माइक ने पूरी ताकत लगाकर झटके से चाकू घुमाया तो देखा कि वो एक शार्क थी। तीनों ने मिलकर हमला किया और पल भर में शार्क का काम तमाम कर दिया। कुछ ही देर बाद वे ताजा मछली खा रहे थे। भले ही उसका स्वाद बहुत अजीब था, पर कम से कम अब वे भूख से तो नहीं मरेंगे। बाकी बचा मांस उन्होंने रख लिया और फिर लाइफ राफ्ट में फैला खून साफ करके समंदर में बहा दिया। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी ये गलती उन्हें मुसीबत में डाल देगी। जल्द ही खून की गंध सूंघकर कई शार्क वहां आप पहुंची। तीनों ने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। वे बुरी तरह डर गए और उस वक्त वे हिलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। बस उनके जाने का इंतजार करने लगे। देखते ही देखते रात के 2 बज गए और समंदर शांत हो गया। बेखौफ होकर माइक अपना चेहरा धोने लगा ताकि उसकी सुस्ती दूर हो जाए। लेकिन तभी अच्छी बात यह थी कि माइक के हाथ में ज्यादा चोट नहीं आई थी। कप्तान ने पट्टी कर दी। वे पूरी रात नहीं सोए और चारों तरफ नजर रखे रहे। पर हैरानी की बात थी कि शार्क ने दोबारा हमला नहीं किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए उनकी हिम्मत टूटने लगी थी। हर रोज शार्क उनकी नाव को घेरे रहती थी और अब खाना भी खत्म होने वाला था। वे बहुत बचा बचा कर खा रहे थे, पर फिर कोई मछली हाथ नहीं आई। ऊपर से बहुत दिनों से बारिश भी नहीं हुई थी। माइक को तो भ्रम होने लगा था कि वे जमीन पर पहुंच गए हैं। अब काफी समय बीत चुका था। कोई उम्मीद न देखकर विल खुद को गोली मारने वाला था, पर माइक ने फुर्ती दिखाई और उससे बंदूक छीन ली। लेकिन तभी माइक ने वो बंदूक सोते हुए कप्तान की तरफ तान दी। गोली चलते ही एक समुद्री पक्षी नीचे गिरा। कप्तान की आंख खुली और वे कान के दर्द की परवाह किए बिना फौरन समंदर में कूद पड़े। थकने के बावजूद वे उस मरे हुए पक्षी को पकड़ने की कोशिश करने लगे, पर जैसे ही उन्होंने उसे पकड़ा एक शार्क उनकी ओर लपकी। कप्तान बिना रुके वापस तैरने लगे। बदकिस्मती से उसी वक्त बंदूक जाम हो गई। विल और माइक अपनी नाव लेकर कप्तान की तरफ तेजी से बढ़े। बहुत कड़ी मशक्कत के बाद कप्तान आखिरकार नाव पर चढ़ पाए। तभी अचानक वो शार्क ठीक उनके पैरों के नीचे से निकल गई। शुक्र है कि नाव मजबूत थी और बड़ा खतरा टल गया। फिर उन्होंने उस पक्षी का मांस खाया। इसका स्वाद लगभग चिकन जैसा ही था। वे उसे धीरे धीरे स्वाद लेकर खा रहे थे। माइक को लगा कि पक्षी दिखा है तो जमीन पास ही होगी, पर कप्तान ने बताया कि ये पक्षी हजारों मील उड़ सकता है। ये सुनकर सब फिर से मायूस हो गए। काफी दिन और बीत गए। एक दिन जब कप्तान सोकर उठे तो देखा कि विल और माइक अब भी सो रहे हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आया क्योंकि उम्मीद न दिखने के कारण वे दोनों ढीले पड़ गए थे। उन्होंने पहरा देना छोड़ दिया था। उनका मानना था कि कप्तान का अंदाजा गलत है। 10 दिन की बात थी, पर अब 3 हफ्ते होने को थे और दूर दूर तक जमीन का नामो निशान नहीं था। तभी माइक ने चिल्लाकर पूछा कि बिना दिशा सूचक के आपने वो नक्शा कैसे बनाया? और इतने दिनों से हम बस भटक रहे हैं। इस विशाल समंदर में किसी टापू को ढूंढना नामुमकिन है। कप्तान ने समझाया कि ये सब उन्होंने अपनी याददाश्त के दम पर कैलकुलेट किया है। वे टापू के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, पर रात में पहरा न देने की वजह से वे शायद टापू के पास से निकल गए। माइक और विल को यकीन नहीं हुआ कि बचने का वो इकलौता मौका उन्होंने खुद गवा दिया। ये बहुत ही दुखद था। माइक गुस्से में आ गया और कप्तान से पूछा कि प्लेन उड़ाते वक्त जब सब कुछ आपके हाथ में था तो आप दुश्मन के इलाके में कैसे चले गए? इतने तजुर्बे के बाद ऐसी गलती कैसे हुई? आखिर उस दिन हुआ क्या था? तब कप्तान डेविड ने असल बात बताई। उस दिन प्लेन में बहुत गर्माहट थी और वे काफी थके हुए थे। बस 2 मिनट के लिए उनकी आंख लग गई और वे रास्ता भटक गए। फिर भी उन्होंने सब ठीक करने की कोशिश की। उन्होंने ये बात इसलिए छुपाई ताकि सबकी उम्मीद न टूटे। कप्तान को अपनी गलती पर बहुत पछतावा था। ये सुनकर माइक और विल रोने लगे। उन्हें लगा कि अब वे समंदर में ही मर जाएंगे। लेकिन जब उनका गुबार शांत हुआ तो उन्होंने हकीकत को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कप्तान को माफ कर दिया और उनसे आगे का रास्ता तय करने को कहा। यही घर लौटने का आखिरी तरीका था। माफी पाकर कप्तान भावुक हो गए और ठान लिया कि वे सबको सही सलामत घर ले जाएंगे। उन्होंने नक्शा तैयार किया और अपने जूतों को काटकर चप्पू बना लिए। सबने फिर से हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ने लगे। 30 दिन बीत चुके थे। वे सब अधमरी हालत में नाव पर लेटे हुए थे, लेकिन कप्तान की हिम्मत अब भी जवाब नहीं दे रही थी। उस शाम अचानक आसमान में बिजली कड़की। खुशकिस्मती से अब उनके पास पीने के लिए पानी था, पर जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। लहरें ऊंची होने लगी थी। एक भयानक तूफान आ गया था। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते एक विशाल लहर ने उनकी नाव पलट दी। उनका चाकू और सारा सामान पानी में बह गया। अब वे बस अपनी जान बचाने के लिए नाव को पकड़े हुए थे। तूफान थमने के बाद वे तीनों बच तो गए, पर वे पूरी तरह टूट चुके थे। अब उनके पास सिर्फ एक नाव बची थी और कुछ नहीं। वे नहीं जानते थे कि और कितने दिन झेल पाएंगे। चिलचिलाती धूप ने उनके शरीर को झुलसा दिया था। उनके चेहरे की रौनक खत्म हो चुकी थी। मौत के करीब पहुंचकर उन्हें भ्रम होने लगा। विल ने तो मजाक में यहाँ तक कह दिया कि अगर वो मर जाए तो वे उसे खा ले। 34वें दिन कप्तान की सहन शक्ति जवाब दे गई। वे इस बेइंतहा दर्द से तंग आ चुके थे और अपनी जान देना चाहते थे। पर तभी माइक को सामने कुछ हरा हरा दिखाई दिया। वो एक टापू था। तीनों की खुशी का ठिकाना न रहा। उनकी सारी मेहनत रंग लाई थी। आखिरकार वे जमीन देख पा रहे थे। कमजोर होने के बावजूद उनमें गजब की फुर्ती आ गई और वे तेजी से नाव चलाने लगे। लहरों की मदद से वे किनारे पर पहुंच गए। वहां उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखी। वे उसकी तरफ बढ़ चले। 35 दिनों के संघर्ष के बाद उन्होंने मौत को मात दी थी। ये फिल्म दूसरे विश्व युद्ध की एक सच्ची घटना पर आधारित है। कप्तान डेविड की गलती से विमान समंदर में गिर गया था। बिना खाने और पानी के तीनों ने कई दिनों तक समंदर में मौत का सामना किया। कप्तान के हौसले ने ही उन्हें जिंदा रखा। डेविड को उनकी बहादुरी के लिए नेवी क्रॉस मेडल से सम्मानित किया गया।